नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस बैंक रॉबरी की स्टोरी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि कैसे एक बाल काटने वाले साधारण से नाई ने बैंक को लूट लिया, वो भी अकेले ही। उसने बैंक के वार्ड नंबर 74 से सभी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को खोलकर उसमें से पैसे, जेवरात और प्रॉपर्टीज पेपर निकाले और बैंक कर्मचारी के नज़रों के सामने से उन पैसों को लेकर वहां से रवाना हो गया। उसने इस अद्भुत और चौंका देने वाली चोरी को इस तरीके से अंजाम दिया कि पूरे अमेरिका में इसे परफेक्ट चोरी क्राइम के नाम से जाना जाने लगा। कहानी की शुरुआत होती है 13 अप्रैल 1981 से। इस सुबह जब शिकागो के एक बैंक में अटेंडेंट बैंक खोलने के बाद जाकर वार्ड खोलता है, जहां देखने में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी कुछ देर के बाद उस बैंक के कस्टमर्स आते हैं और अटेंडेंट से कहते हैं कि उन्हें उस बैंक में अपने सेफ्टी बॉक्स को खोलना है और उसमें कुछ कीमती सामान रखना है। और अटेंडेंट भी उन बैंक कस्टमर्स के साथ वार्ड में चली जाती है और सेफ्टी बॉक्स में जैसे ही खोलने के लिए चाबी लगाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। चाबी लगते ही उसका लॉकर टूटकर डिपॉजिट बॉक्स के अंदर ही चला जाता है और डिपॉजिट बॉक्स में एक होल हो जाता है, जिसे खोलने पर यह पता चलता है कि उसमें से सारे के सारे पैसे और कीमती जेवरात सामान भी गायब हो चुके हैं। अटेंडेंस इस बात से घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से बैंक के कर्मचारी और गार्ड्स भी दौड़कर वहां पर पहुंच जाते हैं और बाकी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को भी खोलकर चेक किया जाता है। और फिर जो उनके सामने आता है उसे देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि किसी ने उनके बैंक के 74 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को तोड़कर उसमें से सभी कीमती सामान चुरा लिया था। और यह काम इतनी सफाई से और चालाकी से किया गया था कि किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी थी कि उनके बैंक में इतनी बड़ी चोरी हो चुकी है। और इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाला सवाल यह था कि आखिर चोर उस वार्ड के अंदर घुसा कैसे, और कैसे सारे लॉक तोड़ने के बाद भी वह बाहर से देखने में बिल्कुल सही लग रहे थे, जैसे उन्हें छुआ भी नहीं गया हो। ये कहानी है अमेरिका के शिकागो में एक छोटे से शहर बैरिंगटन की, जहां ये बैंक हुआ करता था, जिसका नाम था फर्स्ट नेशनल बैंक, जो फेडरल बैंक के नाम से ही ब्रांच का एक हिस्सा था। उस वक्त बैंक में जो भी वार्ड हुआ करते थे वह टाइम लॉक के हिसाब से होते थे। मतलब बैंक में जाकर एक टाइम को तय करना होता था कि इस समय से लेकर इस समय तक बैंक बंद रहेगा, और एक बार टाइम लॉक के हिसाब से यह वर्ल्ड बंद हो गया तो इन्हें कोई भी नहीं खोल सकता था, फिर चाहे किसी के पास इसकी चाबी ही क्यों ना हो। इसका मतलब यह था कि बैंक अगर शाम को 5 बजे बंद होता है तो सुबह 9 बजे ही खुलता है। इसके बीच का जो 16 घंटे का समय था उसमें टाइम लॉक के हिसाब से प्रोग्राम किया जाता था कि इस बीच वर्ल्ड को कोई भी नहीं खोल सके, भले ही उसके पास उसकी चाबी ही क्यों ना हो। और इसी तरह वर्ल्ड को सैटरडे को भी टाइमर लॉक लगाकर बंद कर दिया जाता था, ताकि संडे की छुट्टी के बाद उसे सीधा मंडे को खोला जाए। और इसलिए अटेंडेंट 11 अप्रैल 1981 की शाम को, जो कि सैटरडे का दिन था, उसी दिन वर्ल्ड में मंडे तक का टाइम लगाकर चली जाती है। वर्ल्ड में जो भी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स थे उन्हें बहुत ही हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाता था, क्योंकि लोग उसमें बहुत ही कीमती सामान रखते थे। इसलिए उसे खोलने के लिए 2 चाबियों की ज़रूरत पड़ती थी। एक चाबी कस्टमर के पास तो दूसरी चाबी अटेंडेंट के पास होती थी। दोनों चाबी एक साथ लगाने पर ही उस डिपॉजिट बॉक्स को खोला जा सकता था। और इसलिए 13 अप्रैल 1981 को भी वार्ड अटेंडेंट और कस्टमर दोनों ने एक साथ सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में अपनी अपनी चाबी लगाते हैं, तो उस सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स का लॉकर टूटकर उस बॉक्स के अंदर चला जाता है। और तब उन्हें पता चलता है कि सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के साथ साथ 74 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को भी लूट लिया गया है। उस चोर ने इन सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को इतनी सफाई से तोड़ा था कि उसे देखने पर लग ही नहीं रहा था कि इन्हें तोड़कर इसमें से सामान चोरी किया गया है। यहाँ तक कि टूटे हुए लॉक्स भी अपनी अपनी जगह पर वैसे ही लगे हुए थे, पर जैसे ही उन्हें छुआ जाता था वह सेफ्टी बॉक्स के अंदर जा गिरते थे। और ऐसा लग रहा था जैसे चोर ने यह सब कुछ अपनी चोरी छुपाने के लिए किया था, और वह ये नहीं चाहता था कि बैंक के लोगों को चोरी के बारे में जल्दी पता चले। तभी
बैंक इस पूरी चोरी की जानकारी पुलिस को देती है और पुलिस के साथ साथ FBI भी इस केस में शामिल हो जाती है, क्योंकि ये मामला फेडरल बैंक से जुड़ा हुआ था। पुलिस को तहकीकात में यह पता चलता है कि चोर ने जो प्रॉपर्टी पेपर्स चुराए थे उनकी कीमत लगभग $1 बिलियन में थी। पर एक सवाल जो पुलिस को लगातार परेशान कर रहा था वो यह था कि आखिरकार यह चोर उस वार्ड के अंदर घुसा कैसे, क्योंकि ना तो उस वार्ड की दीवारों में कोई सुराग था और ना ही जमीन के अंदर कोई सुरंग थी। उस वार्ड का दरवाजा भी बाहर से लॉक था, जिस पर कोई तोड़फोड़ का निशान नहीं था। साथ ही साथ पुलिस को वहां पे एक पुराना अलार्म क्लॉक, हथौड़ी जिसका इस्तेमाल लॉक्स तोड़ने के लिए किया गया था, और एक पेशाब से भरी बोतल भी मिलती है, जिससे शायद पुलिस की परेशानियों को बढ़ाने के लिए रखा गया था। और पुलिस यह सब सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिरकार यह मांजरा क्या है। पुलिस को मौकाए वारदात पर मिले सबूतों ने इतना ज़्यादा उलझा दिया था कि सारी कोशिशों के बावजूद भी वह इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही थी, और इसलिए वहाँ एक लोकल न्यूज़पेपर ने इस केस को एक परफेक्ट चोरी क्राइम का नाम दिया था। पर जो सबसे चौंका देने वाला सच सामने आया था वह यह था कि इस परफेक्ट चोरी का अंजाम किसी गिरोह ने नहीं बल्कि एक शख्स ने दिया था, जो कि पेशे से एक नाई है, जिसका काम है लोगों के बाल काटना, और उसका नाम था विलियम माटो विलियम्स, जो कि एक पेशावर चोर था और उसने इससे पहले कई सारी बैंक डकैती को अंजाम दिया था। पर यह अब तक का सबसे बड़ा कामयाब और बड़ा बैंक लूट था। हालांकि वह एक लेडी सैलून में हेयर ड्रेसर का भी काम करता था, जिससे वह काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेता था, मगर उसे चैलेंजिंग और रिस्क लेने का नशा था, इसलिए वह सारी बैंक डकैती अकेले ही करता था, जिसमें उसकी मदद उसका भाई करता था, जिसका नाम था विंसेंट। वह दोनों उन्हीं बैंकों को निशाने पर लेते थे जो बैंक्स ऐसे एरिया में होते थे जहां बहुत अमीर लोग रहते थे। इसका साफ मतलब था कि बैंक जितने अमीर इलाके में होंगे वहाँ पे डिपॉजिट बॉक्स में उतने ही ज़्यादा अमीरों का कीमती सामान भी होगा। इसलिए वह बैरिंगटन के फर्स्ट नेशनल बैंक को चुनते हैं, क्योंकि वो बैंक ऐसे इलाके में था जहाँ पर आसपास बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग रहते थे। तभी दोनों ने बैंक को लूटने का प्लान बनाया, जो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाला था। इस चोरी से 10 दिन पहले ही दोनों ने फर्स्ट नेशनल बैंक के अंदर जाते हैं और वहाँ एक सेफ्टी बॉक्स को रेंट पर लेते हैं, और वह अपना नाम और पता रजिस्टर करवाते हैं, जो कि फर्जी होता है, क्योंकि विलियम्स दिखने में काफ़ी अच्छा था और उसकी बातचीत करने का तरीका भी लोगों को प्रभावित कर देता था। इसलिए उसने वार्ड अटेंडेंट से भी बातें की और बातों में दोस्ती भी कर ली थी। दोनों भाई अक्सर बैंक के चक्कर लगाने लगे। कभी वो बैंक के वार्ड में कुछ जमा करने के बहाने पहुंच जाते, तो कभी बैंक के अटेंडेंट से मिलने के बहाने वो वहां पहुंच जाते। बैंक में बार बार जाने के पीछे उनका सिर्फ एक मकसद था कि वहां के लोग उन्हें पहचानने लगे और सबसे उनकी अच्छी खास जान पहचान हो जाए, और साथ ही साथ वह वार्ड अटेंडेंट पर भी नज़र रख सके कि वह कितने बजे लंच करती है और क्या क्या काम करती है और कितने बजे बैंक से घर के लिए निकलती है। दोनों भाई स्मार्टो और उसके भाई विंसेंट ने बैंक में एक बात और नोटिस करी। जब भी बैंक खोला जाता तो उसका दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाता था, क्योंकि जब भी सेफ्टी बॉक्स में कोई भी कस्टमर अपना कीमती सामान रखने के लिए आता है तो वार्ड अटेंडेंट भी उसके साथ वार्ड के अंदर चली जाती है। दोनों अपनी अपनी चाबी लगाते हैं और सेफ्टी बॉक्स को खोलने के बाद कस्टमर को अकेला छोड़कर वार्ड के अटेंडेंस बाहर चली जाती है। ये कस्टमर की प्राइवेसी के लिए किया जाता था, ताकि कस्टमर अकेले में अपना कीमती सामान निकाल सके और रख सके। इसलिए जब स्मार्टो वार्ड के अंदर चला जाता है और सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलता है तो वहाँ उसके सिवा और कोई नहीं होता। तभी वह दूसरे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के लॉक्स को भी चेक करता है और इन्हें कैसे तोड़ा जाए और इन्हें तोड़ने के लिए क्या क्या औजार लगेंगे। इन्हीं सब के बीच स्मार्टो को बैंक की एक सबसे बड़ी कमी पता चलती है, और वह कमी यह थी कि वॉल्ट में एंट्री करते वक्त कस्टमर्स की आईडी चेक होती थी, लेकिन जब वह वॉल्ट से निकलकर बैंक से बाहर जाते थे तो उनकी कोई भी आईडी चेक नहीं होती थी। अब इस क्राइम को करने के लिए सबसे ज़रूरी काम स्मार्टो को करना था, और वह यह था कि कैसे वह अपने औजारों को बैंक के अंदर ले जाए और उसे कैसे छुपाया जाए। और इसके लिए वह चुनता है अपने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को,
और अगले ही दिन कुछ औजार अपने बैग में भर के वह बैंक पहुंचता है, जहां अटेंडेंट उसकी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को खोलकर वार्ड के बाहर चली जाती है और तभी अकेले में वह अपने औजार को सेफ्टी बॉक्स में रख देता है और वह एक एक करके सभी औजारों को सेफ्टी बॉक्स में जमा कर रहा था ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक न हो। ऐसा करते करते उसका पूरा सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स औजारों से भर गया था, मगर उसे अभी भी और औजारों की ज़रूरत थी, जिसमें से कुछ औजार तो इतने बड़े थे कि वह सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में भी नहीं आ पाते थे। अगर वह खाली भी होते तब भी स्मार्टो ने बैंक के लोगों को यह भी बता रखा था कि वह एक पेंटिंग डीलर है, इसलिए अक्सर वॉल्ट में काफ़ी बड़ा सामान रखने की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए जब वह बैग में औजार भरकर लेकर आता है तो सबको यही लगता है कि बैग में उसकी पेंटिंग है और किसी को उस पर शक भी नहीं होता है। पर स्मार्टो के लिए अब भी सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह थी कि वह बड़े औजार को कहाँ छुपाए। तभी उसकी नज़र वार्ड के सीलिंग पर पड़ती है, जहाँ मरम्मत का काम ना होने की वजह से उसमें कुछ गैप हो गया था, जहां से वह आसानी से अपने सारे सामान और औजार सीलिंग के अंदर छुपा सकता है और वह अपने सारे बड़े औजार, टॉर्च लाइट और खाना, जो भी सामान की ज़रूरत उसे इस चोरी को अंजाम देने में लगने वाली थी, वह लाकर उसी सीलिंग में छुपा देता है। अब जो आखिरी काम बचा था वह बैंक के अलार्म सिस्टम को डीएक्टिवेट करना था। हालांकि इस बैंक के अलार्म सिस्टम को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया था कि अगर कोई वॉल्ट की दीवार या ज़मीन को हथौड़े से तोड़कर घुसने की कोशिश करता है तो यह अलार्म फ़ौरन ही बजने लगता है। हालांकि स्मार्टो के जो चोरी करने का प्लान था उसमें ना ही कोई दीवार को तोड़ने की ज़रूरत थी और ना ही ज़मीन को खोदने की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी उसे यह डर था कि अगर सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को तोड़ने में अलार्म बजने लगा तो वह पकड़ा जा सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए उसने अलार्म के साउंड को ख़राब करने की कोशिश की, जो वह बहुत ही आसानी से कर देता है। पर स्मार्टो बहुत ही चालाक था और वह यह बात अच्छी तरीके से जानता था कि इसमें सिर्फ एक अलार्म नहीं है जिसे वह ख़राब करके यह चोरी को अंजाम दे सकता है। उसे बैंक के दूसरे छुपे हुए अलार्म सिस्टम को भी ढूंढना होगा, क्योंकि उसे उनसे भी खतरा था। छुपे हुए अलार्म सिस्टम को ढूंढने के लिए उसने एक ऐसा तरीका निकाला जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। स्मार्टो बैंक में एक अलार्म लॉक लेकर जाता है और उसमें रात के 3 बजे का अलार्म सेट करता है। वॉल्ट की सीलिंग में उसे वो छुपा देता है और जैसे ही रात के 3 बजते हैं अलार्म बजने लगता है। बैंक के सारे छुपे हुए अलार्म सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाते हैं और पुलिस भी फौरन बैंक पहुंच जाती है। यह सब कुछ स्मार्टो बैंक के बाहर से छुपकर देख रहा होता है और उसे यह बात कंफर्म हो जाती है कि बैंक में और भी छुपे हुए अलार्म है। तभी पुलिस वहां से वापस चली जाती है क्योंकि उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता है। 2 दिन बाद स्मार्टो बैंक के बचे हुए अलार्म को डीएक्टिवेट कर देता है। इसे कंफर्म करने के लिए वह दोबारा रात के 3 बजे का अलार्म लगाकर सीलिंग में अलार्म क्लॉक रख देता है और जब रात के 3 बजते हैं और पुलिस नहीं आती है तब स्मार्टो समझ जाता है कि उसने सारे अलार्म सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया है। अब स्मार्टो के सामने सबसे बड़ा मुश्किल सवाल था कि वह चोरी के लिए वॉल्ट में घुसे तो घुसे कैसे, और जो तरीका उसने अपनाया वह सबसे ज़्यादा अनोखा था। 11 अप्रैल 1981 की सुबह स्मार्टो बैंक पहुंचता है। अपने बैंक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में सामान रखने के बाद वॉल्ट अटेंडेंट से बात करता है और वॉल्ट अटेंडेंट उसका बॉक्स खुलवाकर वहां से चली जाती है। जैसे कि पहले ही बताया गया था, वॉल्ट के अंदर जाने वालों की तो एंट्री होती है पर वॉल्ट के बाहर आने वालों की कोई एंट्री नहीं होती थी और वॉल्ट अटेंडेंट का भी ध्यान स्मार्टो की तरफ नहीं जाता है कि वह वॉल्ट के बाहर आया ही नहीं। जब उसे वॉल्ट के अंदर कोई नहीं दिखाई देता है तो वह वॉल्ट को बंद कर देती है, ये सोचकर कि स्मार्टो शायद वहां से चला गया होगा। इसके बाद जो होता है उसने लोगों को हैरान कर दिया। स्मार्टो ने बैंक को इसलिए चुना था क्योंकि वॉल्ट में सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की जो अलमारियां थी वह कुछ इस तरीके से रखी गई थी कि जहां वह ख़त्म हो रही थी वहां एक खाली जगह बन जाती है और एक अलमारी दूसरी अलमारी को कुछ इस तरीके से ढक रही थी कि किसी का ध्यान वहां पर नहीं जाता था। इसका फ़ायदा उठाकर स्मार्टो अलमारी के ऊपर चढ़ जाता है और उस खाली जगह में छुप जाता है और इस तरह पूरा दिन गुजर जाता है। शाम को वॉल्ट अटेंडेंस वॉल्ट में मंडे तक का टाइम लॉक लगाकर चली जाती है
अब स्मार्टो के पास 11 अप्रैल यानी कि सैटरडे की पूरी रात और संडे का पूरा दिन था इस वॉल्ट को लूटने के लिए। लेकिन फिर शुरू होती है वो चोरी जो कि किसी ने भी नहीं सोची थी। स्मार्टो को जब पूरे तरीके से यकीन हो जाता है कि अब इस बैंक को बंद किया जा चुका है और सब लोग घर जा चुके हैं, तब वह अपने छुपने की जगह से बाहर निकलता है। वह अपनी टॉर्च लाइट निकालता है और जो भी औजार उसने पहले से सीलिंग और सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में छुपा रखे थे उन्हें निकाल लेता है। वह अपने साथ स्पेशलिस्ट मॉडिफाइड स्क्रू बोल्ट भी ले गया था जो बिल्कुल सेफ डिपॉजिट बॉक्स के लॉक्स के साइज के थे और इस हिसाब से बनाए गए थे ताकि चोरी के बाद वह उन बॉक्स को वापस बिल्कुल वैसे ही फिट कर सके जैसे कि, जिससे किसी को शक न हो और किसी भी बॉक्स पर डैमेज ना दिखे। इस तरीके से स्मार्टो एक एक करके सारे डिपॉजिट बॉक्स को खोलना शुरू कर देता है। वह इस बात का खास ख्याल रखता है कि लॉक तोड़ने के दौरान बॉक्स में किसी तरीके का नुकसान ना हो। अंधेरे में इतने सारे बॉक्स को संभाल कर तोड़ना उसके लिए थका देने वाला काम बन जाता है, इसलिए वह बीच बीच में कॉफ़ी पीते रहता है ताकि उसे थकान महसूस ना हो। उसने सैटरडे की रात इसलिए चुनी थी ताकि अगले दिन संडे को वह अपना पूरा काम आराम से कर सके। चोरी के दौरान स्मार्टो साथ ही साथ जो भी कचरा जमीन पर गिर रहा था उसे भी साफ कर रहा था। जब वह अपना काम पूरा कर लेता है तब वह वापस उन 74 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के लॉक्स को लगा देता है और अपने मॉडिफाइड स्क्रू की मदद से उन बॉक्सेस को वापस फिट कर देता है, जिससे किसी को भी यह ना लगे कि उन लॉक्स को तोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन जैसे ही असली चाबी उन लॉक्स में लगाई जाती थी तो वो लॉक्स टूटकर अंदर की तरफ गिर जाते थे। उसके बाद स्मार्टो अपने सारे औजार वापस सीलिंग में छुपा देता है और जो भी लूट का सारा माल था उसे अपने बैग में भर लेता है। फिर वह वापस अलमारियों के बीच खाली जगह में जाकर छुप जाता है और साथ ही साथ वह अलमारी पर भी एक छोटा सा शीशा इस तरीके से रख देता है ताकि मंडे की सुबह जब वॉल्ट खुले और जो भी अंदर आए उस पर वो नज़र रख सके। 13 अप्रैल 1981 मंडे की सुबह बैंक खुलता है। वॉल्ट अटेंडेंस वॉल्ट के अंदर जाती है और सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। इस दौरान स्मार्टो उन पर शीशे के जरिए नजर रख जैसे ही अटेंडेंट वॉल्ट के बाहर आती है, स्मार्टो मजदूरों के कपड़े पहनकर और अपने बैग को लेकर बैंक के लोगों के सामने से निकल जाता है। उस वक्त बैंक में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए किसी को भी इस पर शक भी नहीं होता है और स्मार्टो का भाई विंसेंट बैंक के बाहर कार लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। स्मार्टो लूट से भरा बैग कार की डिक्की में रखकर विंसेंट के साथ वहां से फरार हो जाता है। इस तरह से विलियम और स्मार्टो एक ऐसी बैंक रॉबरी को अंजाम दे देते हैं जो कि दुनिया भर के लोगों के लिए हैरत का कारण बन जाती है। उसका तरीका इतना परफेक्ट था कि पूरे बैंक में किसी को भी इस बात का शक नहीं होता है कि कोई चोरी हुई है। इस वजह से इस चोरी को एक परफेक्ट क्राइम का नाम दिया गया। पर क्या स्मार्टो कभी पकड़ा गया? पुलिस और FBI को अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला? क्योंकि यह बैंक एक फेडरल बैंक की ब्रांच थी, इसलिए FBI और पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उस वॉल्ट के हर कोने की तस्वीर ली गई और फॉरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट्स भी लिए और पूरे वॉल्ट को छान मारा गया, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को सबसे ज़्यादा हैरानी होती है वॉल्ट के अंदर मिलने वाली अलार्म क्लॉक से। जब उन्हें पता चलता है कि वॉल्ट के अलार्म क्लॉक सिस्टम को डीएक्टिवेट किया गया था, तब उन्हें उसे समझने में देर नहीं लगती है कि यह एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग थी। पुलिस इस कंक्लूजन पर पहुंच जाती है कि बिना वॉल्ट के अंदर आए कोई इतनी बड़ी चोरी की प्लानिंग कर ही नहीं सकता। इसलिए पुलिस को शक होता है कि चोर ने पहले वॉल्ट का एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को रेंट पर लिया होगा। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान 74 लोगों की लिस्ट चेक की जाती है, पर पता चलता है कि उनमें से 2 लोगों का नाम और एड्रेस फेक है। पुलिस कहती है कि वही दोनों शायद चोर है। शिकागो के एक दूसरे शहर में एक बैंक में 1 साल के बाद ऐसी ही सेम घटना होती है, जो कि अनसॉल्व्ड केस को सॉल्व करने में मदद करती है। लेकिन कस्टमर बैंक के वॉशरूम में जाता है, वहां अचानक से उसके सर पर सीलिंग का एक टुकड़ा गिर जाता है। जैसे ही वह सीलिंग की तरफ देखता है, उसे लगता है कि सीलिंग के ऊपर कोई मूवमेंट हो रही है। वह तुरंत बैंक की सिक्योरिटी को इस बात की खबर देता है। बैंक सिक्योरिटी का एक स्टाफ मेंबर जैसे ही सीढ़ी लगाकर सीलिंग के पास जाता है और टॉर्च से अंदर झांकने की कोशिश करता है,
वहाँ उसे किसी के पैर हिलते हुए दिखाई देते हैं। यह देखकर वह डर जाता है और तुरंत पुलिस बुला लेता है। पुलिस बैंक पहुंच जाती है और सीलिंग के अंदर छुपे हुए शख्स को धमकी देते हुए बाहर निकालती है। पुलिस उसे कहती है कि अगर वह बाहर नहीं आया तो वह उसे गोली मार देगी। सीलिंग के अंदर छुपा हुआ शख्स, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि विलियम स्मार्टो होता है। स्मार्टो को जब बाहर निकाला जाता है और उससे सवाल किया जाता है तो उनके जवाब जो कि स्मार्टो देता है वो सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। स्मार्टो बताता है कि इस बैंक के वॉल की सीलिंग में उसने अपने सभी औजार को छुपा रखा है। पुलिस सीलिंग के अंदर से उसके औजार निकाल लेती है और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये वही औजार है जो बैरिंगटन के फर्स्ट नेशनल बैंक की चोरी में इस्तेमाल हुए थे। इसके बाद स्मार्टो के भाई विंसेंट को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस दोनों को फर्स्ट नेशनल बैंक में ले जाती है जहां उनसे पूछताछ होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह कंफर्म हो जाता है कि यही दोनों ने फर्स्ट नेशनल बैंक के 74 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को लूटने के जिम्मेदार है। पूरी पूछताछ के दौरान यह बात भी सामने आती है कि उसने और भी कई बैंकों को लूटा है और लूटी गई टोटल रकम लगभग $2 मिलियन के आसपास थी। पुलिस स्मार्टो से पूछती है कि जब उसे पहले से ही इतनी बड़ी रकम लूट ली थी तो फिर बार बार चोरी क्यों कर रहा था। स्मार्टो जवाब देता है कि उसे रिस्क और चैलेंज का नशा था, इस वजह से उसने अपनी चोरियों को अकेले ही अंजाम दिया था। ट्रायल के दौरान कोर्ट स्मार्टो और उसके भाई विंसेंट को फर्स्ट नेशनल बैंक की चोरी के लिए 20 साल की सजा सुनाती है, लेकिन जेल में स्मार्टो से एक डील हो जाती है। अगर वो लूटे हुए माल को वापस कर देता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। स्मार्टो लूट का माल छुपाने की लोकेशन बता देता है। वह माल एक तालाब के पानी के नीचे छुपा कर रखा हुआ होता है। जब लूट का माल तालाब से निकाला जाता है और कोर्ट में लाया जाता है तो सब देखकर हैरान हो जाते हैं। लूट का माल गीला हो चुका था और उसमें से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही होती है, लेकिन उस माल में ज़्यादातर चीज़ें फर्स्ट नेशनल बैंक की चोरी वाले माल के साथ मैच हो जाती है, जिस वजह से स्मार्टो की सज़ा 20 साल से घटाकर 8 साल की जाती है। स्मार्टो जेल में अपनी चोरी के तरीके के बारे में सबको बता देता है कि कैसे उसने फॉल सीलिंग और लॉकर्स के बीच खाली जगह का यूज़ करके एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया। इस चोरी के बाद अमेरिका ने अपने बी कैटेगरी की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया और फॉल सीलिंग्स को बैंक में बनाने पर रोक लगा दी और लॉकर्स के आसपास की सारी खाली जगहों को भर दिया गया या फिर सील कर दिया गया। इस तरीके से एक अनसॉल्व मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। लेकिन विलियम स्मार्टो का डेयरिंग करने का तरीका लोगों के लिए मिसाल बन गया था। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही ढेर सारी कहानी को सुनने के लिए क्रिमिनल IQ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।